नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडेंटिटी थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उसकी थ्योरी आपको समझाता हूँ। थ्योरी समझाने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन लगभग हर बार ही पूछा जाता है। टॉपिक का कॉन्सेप्ट को समझिए आप। कॉन्सेप्ट समझने के बाद, बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब आइए समझते हैं आइडेंटिटी थ्योरम। उससे पहले कुछ टर्म्स को मैं समझा रहा हूँ आपको, जिनका यूज हमारी आइडेंटिटी थ्योरम में यूज होगा। वो हैं आइसोलेटेड जीरो और नॉन आइसोलेटेड जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। वहीं से आइडेंटिटी थ्योरम का बेस बनेगा आपका। ये कोई डोमेन डी है, क्या है, डोमेन डी है, ठीक। इस डोमेन डी में कोई पॉइंट जेड नॉट को मैं कह दूंगा आइसोलेटेड जीरो। जेड नॉट कोई पॉइंट है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कोई पॉइंट है, वो आइसोलेटेड जीरो कहलाएगा। कब? जबकि यहाँ और भी जीरो होंगे, है ना, और भी जीरो होंगे। ये मान लेते हैं ये जीरो है, ठीक। यदि हम एक आर रेडियस का डिस्क जनरेट कर पाएँ, मतलब इस तरीके का कि जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन आर, एक कोई आर ऐसा प्राप्त कर पाएँ कि उस डिस्क को, ये डिस्क जब मैं बनाऊं, इस डिस्क के अंदर ये जेड नॉट सेंटर्ड, जेड नॉट क्या हो उसका, जेड नॉट उसका सेंटर हो। जेड नॉट को सेंटर लेते हुए आर रेडियस का मैं डिस्क बनाऊं। उस डिस्क के अंदर इसके अंदर सारे वो जेड आएंगे, लेकिन उस डिस्क के अंदर कोई और जीरोज उस फंक्शन का एग्जिस्ट ना करे, कोई और जीरो उस फंक्शन का एग्जिस्ट ना करे, तो उस केस में हम इस जेड नॉट जो कि जीरोज है, उस जीरो को क्या कह देंगे, आइसोलेटेड जीरो कह देंगे। बात समझ में आई सर? ठीक है, लिखता हूँ इसको एक बार फिर समझाता हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड जीरो, आइसोलेटेड जीरो, आइसोलेटेड जीरो इज जीरो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट ऑफ ए फंक्शन एफ, ऑफ ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी आइसोलेटेड जीरो, आइसोलेटेड जीरो कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो, इफ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट द डिस्क कैसी, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन आर डज नॉट contain any other zero, does not contain any other zero। हम आर रेडियस का कोई डिस्क अगर जनरेट कर पाए हैं तो वो उसके अंदर कोई दूसरा जीरो ना हो, तो हम कह देंगे वो क्या है, आइसोलेटेड जीरो है। ये जीरोज थे, है ना। तो हमने क्या किया, एक आर ढूंढा, ये है वो आर, ये है मान लेते हैं, ठीक है। और एक डिस्क जनरेट कर दी ये, और ये डिस्क क्या बनी, मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, मतलब जेड नॉट को सेंटर लेते हुए ये डिस्क जब मैं जनरेट करूँगा तो इसमें देखिए आप, ये जीरोज थे, मैं एक जनरल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सारे जीरो थे फंक्शन के। अब इस पूरे में इसके अलावा, इस जीरो के अलावा कोई अन्य जीरो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ऐसा आर ढूंढ पाऊंगा तो मैं कह दूंगा ये जो जेड नॉट है ना, वो क्या है, मेरा आइसोलेटेड जीरो है। क्लियर हुई बात? अब आइसोलेटेड के बाद अगला वर्ड आ जाएगा नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड जीरो क्या है? नॉन आइसोलेटेड जीरो की बात करेंगे तो नॉन आइसोलेटेड जीरो में हम क्या कहेंगे, ए जीरो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, ए जीरो जेड इक्वल टू जेड नॉट ऑफ ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी नॉन आइसोलेटेड जीरो। आइसोलेटेड की जगह पे नॉन आइसोलेटेड जीरो। तो पहले तो समझा देता हूँ मैं, कब कहलाएगा,
अगर कोई भी आप डिस्क ऐसा जनरेट ही ना कर पाएँ, जितने भी डिस्क हों एक ना एक जीरो अपने अंदर रख लें, क्या कहलाएगा वो? नॉन आइसोलेटेड जीरो कहलाएगा। नॉन आइसोलेटेड जीरो इफ़ कब? इफ़ एवरी डिस्क, कोई भी डिस्क आप बनाइए सेंटर्ड, एवरी डिस्क सेंटर्ड एट जेड नॉट, ठीक है, कंटेन एट लीस्ट 1 जीरो ऑफ एफ। तो डेफिनेशन समझ में आई? एक ना एक जीरो आ जाएगा। कोई भी डिस्क आप जितनी चाहे छोटी डिस्क बनाओ, आप जेड नॉट को सेंटर मानते हुए जितनी छोटी जीरो बनाओ, तो उसके अंदर एफ का एक जीरो अगर एग्जिस्ट कर गया, एक ना एक जीरो आ ही जाएगा। तो हम कह देंगे वो जो जीरो है हमारा क्या है? नॉन आइसोलेटेड जीरो है। तो दो चीज़ें समझी हमने, एक तो समझा आइसोलेटेड जीरो, एक समझा नॉन आइसोलेटेड जीरो। आइसोलेटेड का मतलब आप एक ऐसी डिस्क जनरेट कर पाओ उस डिस्क के अंदर कोई अन्य जीरो फंक्शन का ना हो, तो आप उसे क्या कह देंगे सर? आइसोलेटेड जीरो। और नॉन आइसोलेटेड भी बता दिया आपको। अब एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस रिजल्ट को समझिएगा। इफ़ ए फंक्शन हैज़ only finitely many zero, then all of them are isolated। अगर किसी फंक्शन के पास फाइनाइटली मैनी जीरो हों तो वो सब के सब क्या होंगे? ऑल ऑफ देम आर आइसोलेटेड। वो सब के सब क्या होंगे? आइसोलेटेड जीरो होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कैसे होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। हमने कहा किसी फंक्शन के पास कुछ जीरो हैं, कुछ जीरो में मान लेता हूँ मैं पहले, कुछ मतलब फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट में वो 10 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 5 लाख, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कहा 10 जीरो थे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 10 जीरो थे। ये 10 जीरो ऐसे हैं, फंक्शन के ये 10 जीरो हैं, ठीक है। मुझे प्रूव करना है ये अगर 10 जीरो हैं तो ये जो होंगे आपके पास आइसोलेटेड होंगे। ऑल आर ऑफ देम आर आइसोलेटेड, ये सबको आइसोलेटेड प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक जीरो ये है, यहाँ पे लिखता हूँ, और इसके नियरेस्ट जीरो में लूँगा सबसे नज़दीक जीरो। मान लेते हैं ये जेड नॉट जीरो है, सबसे नज़दीक इसके जेड1 जीरो है। सबसे नज़दीक जीरो कौन है? ये है, ये जेड जीरो जेड1 का जो डिस्टेंस है, मतलब मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस है जेड माइनस जेड1, डिस्टेंस मॉड मतलब डिस्टेंस हुई आर है। ये आर है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्टेंस का, इतनी डिस्टेंस आर थी, इस डिस्टेंस का छोटा सा पार्ट ले सकता हूँ। वो छोटा सा पार्ट 1/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, या हाफ भी हो सकता है। इतने रेडियस का एक डिस्क यहाँ जनरेट कर दूंगा मैं। देखिए ये डिस्क जनरेट कर दी। अब इस डिस्क को आप जब देखेंगे, फाइनाइट जीरो थे, ये डिस्क को आप जब देखेंगे, इस डिस्क में देखिए कोई जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो 10 जीरो थे उनमें से कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया। अब आप कहेंगे कि इसको और नज़दीक बनाइए आप और नज़दीक बना दीजिए। तो जो ये डिस्टेंस आर है उसका भी हम क्या कर देंगे, 1/3 या 1/5 कर देंगे। फिर एक क्या कर देंगे, एक डिस्क और जनरेट कर देंगे। हम जनरेट कर पाएंगे क्योंकि फाइनाइटली मैनी जीरो हैं, तो हमें डिस्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक डिस्क ऐसी हम ज़रूर जनरेट कर पा रहे होंगे जिसके अंदर अन्य जीरो हमारे फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो अन्य जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कह देंगे वो क्या है, आइसोलेटेड है। ठीक है, हमने क्या किया, दूरी आर थी, उस आर का 1/3 कर दिया या 1/5 कर दिया और एक डिस्क जनरेट कर दी। उस डिस्क के अंदर एफजेड का कोई अन्य जीरो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में क्या मैं कह दूं ये जेड नॉट क्या है, आइसोलेटेड है। इसी प्रकार ये लेता हूं, अगर मैं इसको जेड नॉट लेता हूं और इसको जेड1 लेता हूं तो इसमें भी वही काम करूंगा मैं। इसकी डिस्टेंस आर थी तो उससे r/3 या r/5
का एक डिस्क और जनरेट कर दिया। मैं डिस्क जनरेट कर पा रहा हूँ, हर एक दो जीरो के एक जीरो लिया, उसके नज़दीक सबसे नज़दीक जो है और दूर है मान लेते हैं, उसके नज़दीक जो जीरो है उस डिस्टेंस का हाफ या 1/3 करके एक डिस्क में हर एक के करस्पॉन्ड जनरेट कर पाऊँगा। अगर मैं एक डिस्क जनरेट कर पा रहा हूँ जिसके अंदर मेरे फंक्शन का अन्य जीरो नहीं है, अगर फंक्शन का अन्य जीरो नहीं है तो जो वो जिसको आप चेक कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड जीरो हो जाएगा। तो मैं कह पाऊँगा, क्या कह पाऊँगा, अगर किसी फंक्शन के पास फाइनाइटली मैनी जीरो हैं देन ऑल ऑफ देम आर आइसोलेटेड, सब के सम क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। तो इसका एक एग्जांपल ये भी बन सकता है। फिर अब अगर मैंने कहा कि फाइनाइटली मैनी जीरो हैं, तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ ऑल जीरो ऑफ रिजल्ट बना, ऑल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 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 और रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन आर आइसोलेटेड, आर बोल पाऊंगा ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है या n+1 डिग्री का है तो इसकी एटमोस्ट रूट कितने होंगे, n या n+1। अगर डिग्री n+1 है तो वो फाइनाइट है, और फाइनाइट के लिए तो हमने रिजल्ट पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन फाइनाइटली मैनी जीरो रखता है तो वो सब के सब जीरो क्या होंगे, आइसोलेटेड। तो यहाँ से भी हम कह पाएंगे ऑल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन आर क्या होंगे, रेशनल फंक्शन आर आइसोलेटेड। ये सब के सब जीरो क्या होंगे, आइसोलेटेड जीरो होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास फंक्शन अगर फंक्शन के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरो हों, इसके बाद ये फाइनाइटली थे, इनफाइनाइटली मैनी जीरो हों, तो उसके लिए हम कह नहीं सकते हैं कि वो आपका आइसोलेटेड हो गया, नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड भी रख सकता है उस केस में और नॉन आइसोलेटेड भी रख सकता है। क्या रख सकता है, आइसोलेटेड एज वेल एज नॉन आइसोलेटेड दोनों को रख सकता है। क्लियर है बात। तो आइसोलेट नॉन आइसोलेटेड कैसे रख सकता है, नॉन आइसोलेटेड मतलब जैसे लिमिट, एक लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बन गया, एक क्लस्टर टाइप का बन गया। हम क्लस्टर टाइप का बनाते गए तो हमें कोई भी ऐसा हर एक के लिए होना चाहिए था ना, कोई भी ऐसे क्लस्टर टाइप का बना। जब मैं इनफाइनाइट जीरो की बात कर रहा हूँ, ये क्लस्टर बना, एक क्लस्टर मान लेते हैं कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मुझे एक न एक जीरो यहाँ जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसके करस्पॉन्ड में डिस्क जनरेट नहीं कर पाऊँगा, उस डिस्क के अंदर अन्य जीरो ना आए, आ जाएगा अन्य जीरो। तो ये बात थी इनफाइनाइट और फाइनाइट की बात, ठीक है। तो जितना यूज है अभी उतना ही करा रहा हूँ मैं इसमें, जब बाद में हम जीरोज पढ़ेंगे दोबारा तब ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम आइडेंटिटी थ्योरम में जितना यूज़ होता है वो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको। मैं समझा पाया आपको आइसोलेटेड जीरो और नॉन आइसोलेटेड जीरो क्या होते हैं। उसके बाद मैं एक रिजल्ट पे और वर्क कर रहा हूँ, उसी रिजल्ट से हमारे आइडेंटिटी थ्योरम की थीम स्टार्ट होने लगेगी। वो रिजल्ट क्या है, अच्छा उसके बाद एक रिजल्ट और बताऊँगा, ठीक है। रिजल्ट क्या है, The identically zero function defined on a domain has a non-isolated zero। अब ये क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं पहले। The identically zero function defined on a domain has all non-isolated zeros। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है, अब पहले तो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन क्या होता है, हमें लिखा रहता है ना f आइडेंटिकली जीरो। इसका मतलब ये हुआ पूरे डोमेन के अंदर कोई भी आप z उठाओगे डोमेन से तो आपको प्रत्येक z में आपके फंक्शन की वैल्यू जीरो मिलेगी, तो उस फंक्शन को आप आइडेंटिकली जीरो कह देंगे। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है नॉट जीरो, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक z नॉट आपको डोमेन के अंदर ज़रूर ऐसा मिल जा रहा होगा जिस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आ रही होगी। इसको कहते हैं नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो, इसे कहते हैं आइडेंटिकली ज़ीरो। तो ये जो हमारा रिजल्ट कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास ये देखिए आइडेंटिकली ज़ीरो फंक्शन है किसी डोमेन में डिफाइन, हैज़ नॉन आइसोलेटेड, ये दो ही की पॉइंट अब पकड़ते हैं। आइडेंटिकली ज़ीरो फंक्शन तो हम समझ गए
कि आइडेंटिकली जीरो का मतलब ये है कि प्रत्येक जेड उठाओगे उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और उसके बाद हम समझना चाह रहे हैं कि इसके पास आइसोलेटेड जीरो नहीं होगा, ये इसके पास नॉन आइसोलेटेड जीरो होंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं ये मैंने डोमेन के अंदर ये फिल किया, ये जो है ये पानी है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पानी की हर बूंद एक जीरो को डिनोट करती है, पानी की हर बूंद एक जीरो को डिनोट करती है। अब आप ढूंढो, इसमें पूरे में पानी भरा था, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जीरो है। क्या आप कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट ढूंढ पाओगे जिससे आप आर रेडियस का एक डिस्क जनरेट करो? क्या आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ऐसा जिससे ये सिचुएशन बनेगी कि आप एक आर रेडियस का डिस्क बना दो, आर रेडियस का एक डिस्क बना दो, इसके सेंटर में जेड नॉट हो? क्या कोई जेड नॉट मिल पाएगा? जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन आर करो, कोई आर आप ढूंढ पाओगे जिससे कि आप इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा पाओ? नहीं, क्योंकि पानी तो हर जगह पे फिल होगा ना, पानी की हर बूंद एक जीरो को डिनोट करती है। जैसे ही आप जेड नॉट से आर जितना चाहे आर छोटे रेडियस का डिस्क जनरेट करने की कोशिश करोगे ना, जितने छोटे रेडियस की डिस्क जनरेट करने की कोशिश करोगे उसके अंदर कोई ना कोई इसका जीरो आ जाएगा। देखो आप पानी की बूंद पूरी तरीके से फिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो वो क्या हो गया, नॉन आइसोलेटेड। तो इसका मतलब इसके अंदर तो साहब आइसोलेटेड वाली कंडीशन ही नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है, एफ जेड बराबर जीरो है, प्रत्येक जेड के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो मैं कोई भी ऐसा आर ढूंढ ही नहीं पाऊंगा जिससे मैं एक डिस्क जनरेट कर पाऊँ कि उस डिस्क के अंदर कोई अन्य जीरो मेरे फंक्शन का एग्जिस्ट ना करे। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इस नॉट आइडेंटिकली जीरो कहते तो इसमें मैं मान लेते हैं ये पानी था। नॉट अगर फंक्शन नॉन आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो उस केस में यही क्वेश्चन क्या बन जाता मेरा, यही क्वेश्चन ऐसा बन जाता, मैंने माना ये पूरा का पूरा पानी भरा था, पूरे के पूरा पानी भरा था और पानी के ये डोमेन डी में पूरा पानी भरा था और इस डोमेन के अंदर एक टापू है जिसमें पानी नहीं है। अब इस टापू के अंदर तो आप साहब कितने सारे ऐसे ये टापू है ना, ये टापू जैसा मान लिया मैंने, इसके अंदर आप एक सर्किल ज़रूर जनरेट कर पाओगे। पानी तो जीरो है, ये तो जीरो है और ये टापू क्या है जो जीरो नहीं है। तो एक सर्किल तो आप जनरेट कर ही दोगे ना जिसके अंदर आपका इसका जीरो नहीं आएगा, उसके अंदर आइसोलेटेड हो सकते हैं। जब ये कंडीशन आएगी ना तब आइसोलेटेड हो सकते हैं। लेकिन जब मैं फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो कह रहा हूँ तो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन के लिए हमेशा जो ये जीरोज होंगे, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन के लिए जीरोज हमेशा क्या होंगे, नॉन आइसोलेटेड जीरो होंगे। क्लियर हुई बात है ना? आइडेंटिकली जीरो फंक्शन के लिए नॉन आइसोलेटेड जीरोज होंगे। अब मैं जरा और आगे बढ़ता हूँ। अब अगला रिजल्ट कहो या थ्योरम कहो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है जीरोज आर आइसोलेटेड। वो थ्योरम को समझिएगा आप। थ्योरम कहती है जीरोज आर आइसोलेटेड। समझते हैं इसको, ठीक है। थ्योरम पहले लिख रहा हूं मैं। थ्योरम क्या कहती है, जीरोज आर आइसोलेटेड। जीरोज आर आइसोलेटेड। जो जीरोज होंगे ना वो आइसोलेटेड होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट तो समझ लें। स्टेटमेंट कहता है लेट एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, अभी पढ़ाया था, एफ आइडेंटिकली जीरो फंक्शन नहीं है। बी एन एनालिटिक फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, ठीक है। देन तो उस केस में देन एवरी जीरो ऑफ एफ जेड इन डी इज आइसोलेटेड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसके की पॉइंट उठाता हूं। एक तो मुझे दिख रहा है डोमेन, एक दिख रहा है आइडेंटिकली नॉट इक्वल टू जीरो और अगला दिख रहा है एनालिटिक।
तो अगर ऐसा है, ये सिचुएशन है, ऐसा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, एवरी जीरो ऑफ एफजेड इन डी इज आइसोलेटेड, हर जीरो जो होगा आइसोलेटेड होगा। अब इन तीन पार्टों को ब्रेक करके अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या मिला, पहली सिचुएशन जो मिली डी, पहली सिचुएशन मुझे मिली डी इज़ ए डोमेन, डी इज़ ए, अब आप समझते हैं डोमेन क्या होता है, ओपन कनेक्टेड सेट इज नोन एज डोमेन। सेकंड सिचुएशन मुझे क्या मिली, एफ इज़ नॉट आइडेंटिकली जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि देयर कम से कम एक जेड नॉट जरूर मेरे डी में होगा जिस पे मेरे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही होगी नॉट इक्वल टू जीरो आ रही होगी। तीसरी सिचुएशन जो मुझे मिल रही है वो है एफ जेड इज एनालिटिक। अगर ये तीन सिचुएशन होल्ड होती हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है ना सर, वो रिजल्ट क्या कहता है, तो अगर ये तीन सिचुएशन होल्ड होंगी तो रिजल्ट लिखा है मैंने, एवरी जीरो ऑफ एफ इन डी इज आइसोलेटेड, एवरी जीरो इन डी इज आइसोलेटेड, ये स्टेटमेंट है। अगर आपका कोई डोमेन डी है, ध्यान से सुनिएगा, कोई डोमेन डी है, ये इसके अंदर जो फंक्शन एफ है एनालिटिक है और एफ नॉट इक्वल टू जीरो है, कम से कम एक जेड नॉट ऐसा है जिस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर ऐसा हुआ तो ये तीन सिचुएशन होल्ड हुई तो मैं कह पाऊंगा कि इसके अंदर जितने भी जीरोज होंगे ना एफ के, वो सब के सब क्या होंगे, इस सिचुएशन में आइसोलेटेड होंगे। ये सारे के सारे जीरो क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। ये जीरो आर आइसोलेटेड थ्योरम कहती है। अब इसी से बेस बनेगा मेरा क्या, उसका आइडेंटिटी थ्योरम का। वो कैसे बनेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो क्या था, जीरोज आर आइसोलेटेड हमने कहा। अब सुनिएगा, मैंने ये तीन सिचुएशन को लिखा, पहली सिचुएशन लिखी ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये हाइपोथेसिस है, ये इसका कंक्लूजन है। अगर ये तीन होल्ड होते हैं तो ये डी होल्ड होता है। सुनिएगा मेरी बात को गौर से कि अगर ये तीन, ये डी डोमेन है, ये एफ आइडेंटिकली नॉट जीरो है और ये एनालिटिक है, ये इससे नोट कर रहा हूँ, एनालिटिक है, तो उस केस में डी जो होल्ड होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हर जीरो, इसके एफजेड का हर जीरो आइसोलेटेड होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर ये तीन होल्ड होती हैं तो तब डी होल्ड होगा, ये तीन के तीन होंगी तो ये डी तब होल्ड होगा। अब सिचुएशन क्या बनती है, जो क्वेश्चन बनता है आइडेंटिटी थ्योरम का, जो मैं थीम समझाना चाह रहा हूँ। अब ये तो मैंने आइसोलेटेड की कहानी समझाई, इसमें होगा क्या, अब ध्यान से सुनिए। अगर ये ए होल्ड होता है और सी होल्ड होता है, बी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बी क्या करता है, तो डी के बारे में मैं कहूँ अगर कंक्लूजन होल्ड नहीं होता है तो मैं कह दूंगा डेफिनेटली बी होल्ड नहीं होगा। मेरी बात को फिर समझिए आप, मैंने कहा ए होल्ड होता है, सी होल्ड होता है और डी कंक्लूजन होल्ड नहीं होता है, तो ये जो हाइपोथेसिस का जो पार्ट था बी, वो कभी होल्ड नहीं होगा। यहीं से वो क्वेश्चन पूछता है, यदि मैं कहूँ डी डोमेन है और हमारे पास एफजेड एनालिटिक है और हर जीरो आइसोलेटेड नहीं है, कोई ना कोई नॉन आइसोलेटेड जीरो मिल गया, तो मैं कह दूंगा एफ आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा था, आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब नेगेशन होगा, तो मैं कह दूंगा एफ आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार वो क्वेश्चन पूछ देगा, ये है और ये है, ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं, मतलब डी डोमेन है, एफ आइडेंटिकली जीरो फंक्शन नहीं है और मेरे फंक्शन के पास कोई ना कोई नॉन आइसोलेटेड जीरोज मिल गया, तो क्या वो फंक्शन एनालिटिक है, तो आप कह दोगे फंक्शन एनालिटिक ही नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में घुमाएगा वो और क्वेश्चन आपको कंक्लूजन को फॉल्स दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि क्या है इसमें सिचुएशन, आप बताइए। तो हम यहीं से आएंगे अपनी आइडेंटिटी थ्योरम पे समझने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या समझे, अगर ये तीन होल्ड होती हैं, ये तीन की तीन होल्ड होती हैं, तभी हम कहेंगे हमारा जो ये रिजल्ट मतलब कंक्लूजन मिल रहा है वो होल्ड होगा। क्लियर हुई बात। ये तीन के होल्ड होने पे ही हमारा कंक्लूजन क्या होगा, होल्ड होगा, अदरवाइज कंक्लूजन होल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ आइडेंटिटी थ्योरम पे अपने।
ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी थ्योरम पे वर्क करते हैं। ये तो मैंने अभी तक जो समझाया आपको जीरोज की कहानी समझाई, और उसमें भी स्पेशल टाइप के जीरो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड क्या होते हैं। अब मेरा आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। समझिएगा इसको, आइडेंटिटी थ्योरम कहते किसे, आइडेंटिटी थ्योरम। सुनिएगा बात को, स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर ढंग से मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, लेट, पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसका, लेट एब्जेक्ट बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन, एब्जेक्ट बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, इन डोमेन डी। ठीक है, एब्जेक्ट कोई एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी। ठीक है, एंड देयर इज ए जीरो, देयर इज ए जीरो जेड नॉट ऑफ एब्जेक्ट, देयर इज ए जीरो जेड नॉट ऑफ एब्जेक्ट inside D, which is not isolated, which is not isolated, then abject is identically zero। इसका मतलब फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D abject इज इक्वल टू 0। अभी तो समझाया मैंने, वही तो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, abject एनालिटिक है किसी डोमेन के अंदर। एनालिटिक वाली प्रॉपर्टी को, पहला डोमेन D है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एनालिटिक, अच्छा एनालिटिक है, ये क्या है, एनालिटिक है, और abject इनसाइड C विच इज़ नॉट आइसोलेटेड। ये जो रिजल्ट था ना, आइसोलेटेड नहीं है, रिजल्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। पहली सिचुएशन है एनालिटिक है, अभी मैंने आपको बताया था ना ABC और इम्प्लाइज D, ये नहीं है, ये है और ये है, तो ये आप कहोगे ये था क्या, F नॉट आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, F आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट मेरी आइडेंटिटी थ्योरम का है। एब्जेक्ट कोई एनालिटिक फंक्शन है डोमेन D में, देयर इज ए जीरो जेड नॉट, कोई जेड नॉट ऐसा मिल जाए इनसाइड D विच इज़ नॉट आइसोलेटेड, जो आइसोलेटेड नहीं है, तो ऐसा फंक्शन तो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ये मेरे जो उसका आइडेंटिटी थ्योरम है उसका पहला रिजल्ट आया। पहला तो ये करेंगे, पहला ये होगा, इसको मैं ऊपर से आपको समझाते आ रहा हूँ। अब मैं अगला रिजल्ट जो आता है उससे पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट, पहले मैं लिमिट पॉइंट को एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर लिखूँगा। मान लेते हैं ये डोमेन D है, ये क्या है, डोमेन D है। इस डोमेन D के अंदर कोई सबसेट S है, ये पूरा का पूरा मैं S ले लेता हूँ, इसको D को ही S ले लेता हूँ, ये अंदर जो है S है। अब कोई पॉइंट जेड नॉट, ये लिया मैंने जेड नॉट, कोई पॉइंट जेड नॉट लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसका, S का। ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट जेड नॉट, वो जेड नॉट पॉइंट S के अंदर भी हो सकता है, D के अंदर भी हो सकता है। ये जेड नॉट जो है S का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि मैं एक ओपन डिस्क जनरेट कर पाऊँ। ओपन ऐसे होती है ना, आप समझते हैं, ओपन वर्ड तो मैं बोल ही रहा हूँ, एक ओपन डिस्क ऐसी जनरेट कर पाऊँ, इस ओपन डिस्क में S का कोई ना कोई एक पॉइंट आ जाए। यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। देखिए, अब आप देखिए, यहाँ मैं लेता हूँ जेड नॉट। क्या ये जेड नॉट लिमिट पॉइंट है? आप कहेंगे एक डिस्क आप बनाओगे तो उस एक डिस्क ऐसी बनाओगे, अगर आप डिस्क बना रहे हो, एक ये सबसे छोटी डिस्क रख रही है तो हर डिस्क रखेगी ना। एक्चुअल में डेफिनेशन में होता है एवरी ओपन डिस्क होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये डिस्क, इससे बड़ी डिस्क बनाऊंगा वो तो रखेगा ही रखेगा। मैंने कहा सबसे छोटी डिस्क बनाता हूँ, उस डिस्क के अंदर क्या एस के पॉइंट आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। तो एस के बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। इसी प्रकार क्या ये जेड, ये जो पॉइंट है लिमिट पॉइंट है? यस, मैं इसको एक जेड नॉट को सेंटर मानते हुए एक डिस्क ऐसी जनरेट कर पा रहा हूँ, इसमें एस के बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो वो जो पॉइंट होगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर डेफिनेशन लिखूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद एक मैंने कहा कि ये कोई कर्व है, इस कर्व को सी से नोट किया और इसके ये जीरोज़ हैं, ठीक है, ये कर्व के क्या हैं? जीरोज़ हैं। अब मैं आपसे कहूँ एक कोई पॉइंट उठाता हूँ, ये यहाँ पे जेड नॉट, क्या इसका ये लिमिट पॉइंट होगा? तो आप कहेंगे इससे बनने वाला आप डिस्क जनरेट कर दो, देखो इस कर्व के कितने पॉइंट आ रहे हैं। आएंगे, हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए था ना, बहुत सारे पॉइंट कर्व के आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट ये बोल पाऊँगा, अगर कोई कंटिन्यूस कर्व है उसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। और
एनी कंटिन्यूअस कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ दैट कर्व। इस कर्व का हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब मैंने डोमेन बनाया एक, अभी यूज़ भी करेंगे, डोमेन बनाया, उसके अंदर एक कर्व बना दी और कहा ये जो कर्व है इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू, एक आर्क दे दिया मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे क्या इस पी क्यू, ये डोमेन था, क्या इस पी क्यू का लिमिट पॉइंट जो है इस डी के अंदर लाई कर रहा है? तो यही तो बात बोली, इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है, क्योंकि अगला जो स्टेटमेंट मेरा आएगा ना आइडेंटिटी थ्योरम का, इसी पे बेस्ड आएगा, ठीक है। तो आपने ये बनाया तो इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसी प्रकार रीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आता है, उसका मैंने कहा कि एक रीजन बना दिया, ये रीजन है, ये रीजन बनाया, ऐसा रीजन बना दिया, लो इस रीजन का हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा और रीजन वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगा। तो बहरहाल हमने इसमें समझा लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखूँ तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, सुनिएगा आप। ए पॉइंट जेड नॉट इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। एस क्या है? डोमेन का। एस इज ए सबसेट ऑफ डी, ठीक है, डी डोमेन का। कब? इफ एवरी ओपन, एवरी लगा रखा है मैंने, इसलिए मैंने सबसे छोटी डिस्क ली। एवरी ओपन डिस्क centered at z naught, every open disk centered at z naught contain at least one point of s other than, उसके अलावा, हाँ, अदर देन, ये तो हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा था ना, अदर देन जेड नॉट। यही तो मैंने समझाया कि ये आपका डी था और अंदर पूरे को मैंने एस बोल दिया, ठीक है, एस बोला। आप इसका एक एस का एक कोई पॉइंट उठाया तो इससे बनने वाला हर डिस्क जो होगा एस के किसी न किसी पॉइंट को रखेगा ना। इसी प्रकार आर्क के लिए भी सिचुएशन यही आई, यहाँ का कोई पॉइंट उठाया, इससे बनने वाली हर डिस्क इसके किसी न किसी पॉइंट को उसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा कहता था ना, इस पॉइंट के अलावा किसी न किसी को रखेगा ना। तो क्या मैं कह पाऊँगा कि ये जो हुआ आपका ये लिमिट पॉइंट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, लिमिट पॉइंट क्या है, ठीक है। जेड, ये जेड नॉट लेता हूँ, देखो इसको अगर मैं ऐसी कर्व मान रहा था, यहाँ जेड नॉट लिया, जेड नॉट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सी कर्व, C1 या सी कर्व, ठीक है। इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा, तो कर्व के लिए हर पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम आइडेंटिटी थ्योरम के सेकंड वाले पार्ट पे। आइडेंटिटी थ्योरम का जो सेकंड रिजल्ट है उसको करते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है आइडेंटिटी थ्योरम का, वो सुनिएगा आप, वो लिमिट पॉइंट पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको लिमिट पॉइंट समझाया। लिमिट पॉइंट ये है। अब सुनिए कि आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ एफ इज एन analytic function, f is an analytic function defined on a domain D, defined on a domain D, and defined in a domain D, and the set of 0 of fz in D has a limit point in D, then f is identically 0, that is, इसका मतलब क्या हुआ, fz is equals to 0 for all z belongs to D। ये क्या कहना चाह रहा है, अभी तो मैंने बताया ये डोमेन था, इस डोमेन के अंदर ये कर्व ली मैंने C1, अभी हमने पढ़ा था इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होता है। ये और कह रहा है कि ये जीरोज़ है, मैंने ये भी बताया था कर्व के ये जो पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ, ये जो कलेक्शन C डिनोट कर रहा है जीरोज़ के कलेक्शन को डिनोट कर रहा है। अगर किसी डोमेन के अंदर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एफ भी एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक है, डोमेन है, एनालिटिक है, देन द सेट ऑफ 0 ऑफ fz हैज़ ए लिमिट पॉइंट। इसका मतलब अगर लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आ गया, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यूनिट डिस्क में कोई फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं
ये जीरोज़ दे रखे हैं, ये 1/n, अभी क्वेश्चन आएगा 1/n, ये 1, 1/2, 1/3 ये जीरोज़ का कलेक्शन है। जब आप सबसे पहले इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे, लिमिट पॉइंट निकालोगे तो इसका लिमिट पॉइंट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आएगा। वो 0 मैं बात कर रहा था यूनिट डिस्क की, वो जो 0 होगा यूनिट डिस्क में अगर लाई कर गया, वो जो 0 है अगर यूनिट डिस्क में लाई कर गया तो इसका मतलब वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकली 0, नॉट आइडेंटिकली 0 होने के लिए। अब स्टेटमेंट कहता है एफ कोई एनालिटिक फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइन है, सेट ऑफ जीरोज, ये स्टेटमेंट साफ कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। द सेट ऑफ जीरो ऑफ एफ जेड इन डी, जीरोज के कलेक्शन जो हैं उसका लिमिट पॉइंट डी के अंदर हुआ। अगर उसका लिमिट पॉइंट डी के अंदर हुआ तो आप कह देंगे कि साहब ये जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन हमारा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम अपने फंक्शन को क्या कह देंगे, आइडेंटिकली 0 फंक्शन कह देंगे। क्लियर हुई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब एक स्टेटमेंट और बचा है, उसको भी करते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को जरा सा घुमा के बोल दिया, वो क्या है, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन, एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन D and S be any subset, S be any subset of किसका, D का। ठीक है, having limit point in D। ठीक है, if fz is equals to 0 for all z belongs to S, तो then, तो उस केस में क्या हो जाएगा, then f is identically 0। वही तो स्टेटमेंट है, ये डोमेन था, ये मैंने कहा S, इतना है S, मान लेते हैं ये है S, इतना ही है। अब आप देखो, इसका आप जानते थे ना, ये कहता है ये जीरोज हैं। अब स्टेटमेंट में साफ कहा गया है ये वाली बात, एफ जेड 0 है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। एस के अंदर ना फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, ये मैंने कहा कि मॉड जेड, मान लेता हूँ मॉड जेड बराबर 1/2 है। मॉड जेड बराबर 1/2 का मतलब होता है सर्किल के केवल बाउंड्री वाले पॉइंट, 1/2 वाले, ये वाले पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हैं। मैं कह रहा हूँ इन पे मेरे एफ जेड की वैल्यू 0 है, एफ जेड की वैल्यू 0 है, ये एस है, ये अंदर वाला एस है, अंदर वाला नहीं है, केवल ये वाला सर्कल, इन पे मेरे एफ जेड की वैल्यू 0 है। और अभी हमने पढ़ा था ऐसी कर्व है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इसका भी हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, और दूसरी चीज़ इस एस के जितने भी पॉइंट हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, लिमिट पॉइंट भी यही है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो आप क्या कह देंगे, ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो गया। यही तो कह रहा है, देखिए एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन, एफ कोई एनालिटिक फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ डी, एस कोई सबसेट है डी का, हैविंग लिमिट पॉइंट इन डी, उसके लिमिट पॉइंट उसी में है, यस इसके लिमिट पॉइंट इसी में है। इफ एफ जेड बराबर 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, यदि जेड पे हर एस के पॉइंट के लिए एफ जेड की वैल्यू 0 आती है तो वो फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो जाएगा। ये 3 पॉइंट मेरे किसके थे, आइडेंटिटी थ्योरम के। अब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको जरा सा ये देख लीजिए, अगर आप बनाना चाहते हैं इसका नोट तो आप ऐसे देखें क्या लिखा है, जरा सा फिर पढ़ देता हूँ मैं। 3 के 3 स्टेट, एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, देयर इज ए जेड 0 ऑफ एफ जेड इनसाइड डी। पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इनसाइड डी विच इज़ नॉट आइसोलेटेड, जो आइसोलेटेड नहीं है तो एफ जेड आइडेंटिकली 0 होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ये तो पहला स्टेटमेंट था। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तब स्टेटमेंट सारे आ जाएंगे आपको। इफ एफ इज एनालिटिक फंक्शन डिफाइन ऑन ए डोमेन डी, अगेन डोमेन में डिफाइन है, एनालिटिक है, द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड इन डी हैज़ लिमिट पॉइंट इन डी, जीरोज का लिमिट पॉइंट डी के अंदर अगर एग्जिस्ट कर गया तब भी मेरा फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन,
एफ बी एनालिटिक, यस एनालिटिक है। डिफाइन इन ए डोमेन, यस डोमेन में डिफाइन है। एस बी एनी सबसेट ऑफ एस हैविंग लिमिट पॉइंट इन डी, यही तो लिखा है मैंने, लिमिट पॉइंट है डी में, तो अगर प्रत्येक पॉइंट पे प्रत्येक एस के हर जेड के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आती है तो वो एफ जेड भी पूरे फंक्शन को डोमेन में आइडेंटिकली 0 बना देगा मेरा एफ। क्लियर है बात? तो ये थी मेरी आइडेंटिटी थ्योरम। अब एप्लीकेशन समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन इसके आपको समझाता हूँ, ठीक है। उन क्वेश्चंस में पहले बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। उन क्वेश्चंस में क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड ही लेता हूँ। हमने कहा लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन, एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन डिफाइन ऑन यूनिट ओपन डिस्क, यूनिट ओपन डिस्क। यूनिट ओपन डिस्क में एफ डिफाइन है आपका, यूनिट ओपन डिस्क में एफ डिफाइन है। क्लियर है बात? ठीक है। एस बी द सेट ऑफ 0, और दूसरा क्या है, एस बी द सेट ऑफ 0 ऑफ एफ। ये है एस लिया है मुझे, पहला एस दिया है 1/n, ठीक है। इसी को चेक करता हूँ। पहला एस दिया है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एस क्या है, जीरोज़ का कलेक्शन है। अब ये 0 अगर मैं निकालूंगा तो आप देख रहे होंगे क्या 0 आएगा, 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट, ये जीरोज़ आ रहे हैं। एस ये है मेरा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, जीरोज़ का लिमिट पॉइंट यदि आपके डोमेन में हो गया, डोमेन क्या है, यूनिट ओपन डिस्क, मेरी डोमेन क्या है, यूनिट ओपन डिस्क है। इसका लिमिट पॉइंट में जब निकालूंगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कितना आएगा, 0। अब आप देख रहे हैं 0 इस यूनिट डिस्क में है। अगर 0 लिमिट पॉइंट, s का लिमिट पॉइंट अगर डोमेन के अंदर आ गया, वो f क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0। तो ये f क्या हो जाएगा मेरा, आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो जाएगा। ये f क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब s के अंदर ऐसे n थे तो आइडेंटिकली 0 हो गया। इसी प्रकार यदि 1/n² हो जाए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। इसमें भी आइडेंटिकली 0 फंक्शन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ, 3n+4 कर देता हूँ। अब 3n+4, अब सीधे लिमिट पॉइंट निकालता हूँ मैं। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/ क्या, 3n+4, तो लिमिट निकाली 0, और 0 यूनिट डिस्क में लाई कर रही है। तो ये फंक्शन भी, जिस फंक्शन से आपने बना रहे हैं ना, ये जीरोज़ का कलेक्शन है, वो फंक्शन भी क्या हो गया, आइडेंटिकली 0। तीसरा एक क्वेश्चन और लेता हूँ, s = 1/3n-4, ये भी तो वही हो गया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका जो लिमिट पॉइंट हो गया कितना आ जाएगा, 0। इसका लिमिट पॉइंट भी कितना आ गया, 0। तो ये फंक्शन भी आइडेंटिकली 0। अगला s मैंने लिया 1/-1/7 + 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप लिमिट पॉइंट निकालिए, तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, -1/7, इनको तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए -1/7 यूनिट डिस्क में कहीं लाई करेगा तो ये फंक्शन भी आइडेंटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसमें ध्यान से देखिएगा आप। और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, अभी बता रहा था मैं आपको, इस S के अंदर कैसे पॉइंट हैं, Z बिलोंग्स टू D सच दैट mod Z = 1/4। ये है। इसकी कहानी क्या होगी, ये डोमेन मेरा यूनिट डिस्क है। इस डोमेन के अंदर एक सर्किल मैंने ड्रॉ करा जिसका सेंटर तो 0 पे है और रेडियस कितना है, 1/4, मतलब ये वाले पॉइंट की बात बोल रहा है। तो अभी हमने बताया तो था, इसके सारे लिमिट पॉइंट इसमें होते हैं। D के अंदर एक S एग्जिस्ट करता है, उसका लिमिट पॉइंट उसमें आ जाए तो वो फंक्शन को आइडेंटिकली क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये भी मेरे फंक्शन को आइडेंटिकली 0 बना देगा। S = एक और लेता हूँ मैं, देखिए I/2 - I/n ले लेता हूँ। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप देखेंगे तो जब आप इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, लिमिट पॉइंट तो कितना आएगा, I/2। यस, यूनिट डिस्क में लाई कर रहा है, I/2 भी यूनिट डिस्क में ही तो होगा, I/2 यहाँ कहीं होगा। अगर ये 1 है तो ये भी यूनिट डिस्क में लाई कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, आइडेंटिकली 0 फंक्शन है। क्लियर हुई बात यहाँ तक?
यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा बात को। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ। क्वेश्चन है डी क्वेश्चन सुनिएगा। D इज इक्वस टू क्या दिया है, वो सारे Z हैं सच दैट मॉड Z लेस देन 1, ठीक है। एंड क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ, HD डिनोट द सेट ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक HD डिनोट ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन। HD किनको डिनोट करता है? ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन D, ठीक है। सपोज F किन का कलेक्शन है? वो सारे F मेरे जो HD में बिलोंग करते हैं सच दैट उन पे 2n+1 फंक्शन रख के 0 मिल रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कार्डिनलिटी ऑफ F, इस F की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो साहब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर F की कहानी क्या है, F की जो वैल्यू आ रही है ना 1/2n+1 पे 0 आ रही है। n क्या है? ग्रेटर इक्वल देन 1। यदि F की वैल्यू 1/2n+1 पे 0 आ रही है तो इसका मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पे इस पे 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो, और फंक्शन क्या है? एनालिटिक भी। होलोमॉर्फिक का मतलब एनालिटिक है। किसी फंक्शन डोमेन D में डिफाइन है। ये डिस्क क्या है? ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है। हो क्या रहा है, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी एनालिटिक फंक्शन ने, यदि किसी भी एनालिटिक फंक्शन ने 1/2n+1 पे फंक्शन की वैल्यू को 0 दिया, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन F को आइडेंटिकली 0 बना देगा, प्रत्येक पे 0 दे देगा। ये फंक्शन क्या कर देगा? F को आइडेंटिकली 0 बना देगा। हुआ क्या, डोमेन था और एनालिटिसिटी भी सेटिस्फाई हो रही थी और F ऑफ 1/2n+1 पे जो वैल्यू आ रही थी वो भी 0 आ रही थी, मतलब लिमिट पॉइंट इसी में होगा ना। तो ऐसे कौन से फंक्शन होंगे? ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? फंक्शन को आइडेंटिकली 0 बना देंगे। ये तीन की तीन सिचुएशन, क्या क्या? डोमेन है, एनालिटिक है, F की वैल्यू 1/2n+1 पे 0 आती है, तो ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 फंक्शन ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसकी मुझसे पूछी गई थी कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 1 इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके बाद हम अगले लेक्चर में और अन्य इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन और लेता हूँ इसमें, व्हाट इज द, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन डिस्क। ओपन डिस्क में बनने वाले वो सारे एनालिटिक फंक्शन बताइए, ठीक है। विच वेनिस एनालिटिक फंक्शन बना ओपन डिस्क में, विच वेनिस नहीं, ये लिख देते हैं एस इक्वल टू, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शन defined on open disk which vanish on the set S is equals to 0 union 1/2n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। साहब ये अब ये उनका नंबर बताओ कह रहा है, सेम तो क्वेश्चन है, यहाँ 0 यूनियन दे दिया, विच वेनिस, जो कि वेनिस होते हैं। कहता है कि फंक्शन की वैल्यू इन पे, 0 को आप नहीं भी लेते, 0 को ले लो, इनको निकाल लो पहले। F 2n+1 पे फंक्शन F की 1/2n+1 पे फंक्शन की वैल्यू यदि 0 आती है तो वो फंक्शन तो आइडेंटिकली 0 हो जाता है ना, 0 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड भी है, तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। इसमें कार्डिनलिटी डोमेन के अंदर वेनिस हो रहा है ना, तो वही क्वेश्चन है, तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर कह रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब इससे अगले लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शन निकालना सीखेंगे इसमें, ठीक है। कोई फंक्शन दिया है,
वहाँ से आप फंक्शन फाइंड कीजिए। उसकी दो चीज़ें उसमें हम चेक करेंगे। पहले तो हम चेक करते हैं एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। पहली सिचुएशन हम देखते हैं उस फंक्शन के लिमिट पॉइंट को निकालते हैं। लिमिट पॉइंट यदि डोमेन के अंदर हुआ तो वो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन आएगा, वहाँ से हमें फंक्शन मिलेगा एनालिटिक फंक्शन। फिर उसके बाद हम उस चेक करेंगे वो एनालिटिक है या नहीं है। उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।